हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 3। बुक है आपकी अंतरा भाग 2, चैप्टर नंबर 3 है, जो लिखा गया है किसके द्वारा, सच्चिदानंद हीरानंद के द्वारा। और इसमें हम दो कविताएं पढ़ने वाले हैं आज, ये दीप अकेला और दूसरा है मैंने देखा एक बूंद। दोनों ही कविता सच्चिदानंद हीरानंद के द्वारा लिखी गई हैं। क्या कुछ है इस कविताओं में, क्या क्या चीजें हैं, इनका परिचय, जीवन परिचय देख लेंगे, सारी चीजें देख लेंगे चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पर लगातार अपलोड करने वाला हूँ। चलिए बच्चों, वीडियो में आगे चलते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी लिंक्स के द्वारा। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा, पार्ट 3। राइटर है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, इन्हें अज्ञे के नाम से भी जाना जाता है। और प्रयोगवादी एक राइटर रहे हैं, ये प्रयोगवादी कवि रहे हैं, प्रवर्तक। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो जन्म इनका हुआ था मार्च 1911, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इसका जन्म होता है। इनकी मृत्यु होती है 4 अप्रैल 1987 को। शिक्षा की बात करें तो काफी अच्छी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई थी इनकी। इन्होंने मैट्रिक जो है, क्लास 10th जो है वो पंजाब विश्वविद्यालय, इंटर मद्रास विश्वविद्यालय से, और एमसी पंजाब और एमए लाहौर विश्वविद्यालय से किया। काफी बड़ी बड़ी शिक्षा इन्होंने ली। एमए भी किया है, एमसी भी है, और इंटर मैट्रिक तो है ही। उसी समय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के कारण पढ़ाई छोड़ दी इन्होंने। जेल में ही इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। अज्ञे इनका उपनाम है, ये एक नया उपनाम इनको दिया गया है, अज्ञे। अगर हम इनके रचनाओं की बात करें तो रचनाएं हैं इनकी आंगन के पार द्वारा काव्य कृति पर। सन 1964 में इन्हें एक पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तथा कितनी नाव में कितनी बार एक इनकी कृति है। इस कृति पर सन 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो काफी अवार्ड वगैरह भी इन्होंने जीते हैं। अगर हम अन्य काव्य कृतियों की बात करें तो भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर, क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, और क्योंकि मैं उसे जानता हूं, है ना। इस तरह की बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी है। नदी की बाग पर पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं आदि कई सारी कविताएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। अगर हम बात करें उपन्यास की तो उपन्यास भी इनके द्वारा कई सारे लिखे गए हैं, जैसे नदी के दीप, शेखर एक जीवनी, है ना। शेखर एक जीवनी पूरी एक कविता है, अपने अपने अजनबी। इसके अलावा अज्ञे ने कई सारी कहानी, यात्रा वृतांत, ललित निबंध आदि में भी अपना भरपूर योगदान दिया है। इनकी बहुचर्चित तार्क सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक तथा चौथा सप्तक का संपादन भी इन्होंने किया है। ठीक है, ये सारे मैगजीन्स हैं जो इन्होंने संपादित की है। अगर हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो प्रकृति प्रेमी रहे हैं और मानव मन के अंतर्द्वंद के कवि रहे हैं। एक तरीके से मानवतावाद को ये दिखाते हैं। काव्य वस्तु इनकी काफी अच्छी है, काव्य शिल्प दोनों में इनकी रुचि है, शालीनता से काम करते हैं। कविताओं में अपने व्यक्तिगत विचार ये दिखाते हैं, प्रकृति के अद्भुत दृश्यों को दिखाते हैं। प्रकृतिवादी कवि हैं और नवीन उपमानों व प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। भाषा का नया प्रयोग कर सकते हैं ये। संस्कृत निष्ठ है, स्वच्छ एवं खड़ी बोली का इन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। उन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास किया है। हिंदी काव्य भाषा को इन्होंने विकसित किया है। इसी में से इनकी सबसे पहली जो कविता है वो कविता है यह दीप अकेला। इस कविता को आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में देख सकते हैं। यह दीप अकेला, ये दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा,
मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हटीला, बिरला सुलगाएगा। ये आदित्य ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित। ये दीप अकेला स्नेह भरा, है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। ये कविता का एक हिस्सा था। कविता का दूसरा हिस्सा जो है वो ये है। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। ये गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। ये अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। ये प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा आयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा, ये है गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता से भी लघुता में भी कापा। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुछ सा अपमान अवज्ञा के धूधुआते कड़वे तम में। ये सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। उल्लम बाहु ये चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति दे दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा, है गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये पोयम है, काफी अच्छी पोयम इनके द्वारा लिखी गई है, कविता लिखी गई है। अगर हम इनके इस कविता के अर्थ की बात करें तो कविता का जो अर्थ है वो कुछ इस तरीके का है। आप इसमें देख सकते हैं, ये दीप अकेला पोयम है और इसका प्रतिपाद जो है वो ये है कि ये दीप अकेला कवि अज्ञे जी की प्रतीकात्मक कविता है। उन्होंने किसी चीज को प्रतीक के रूप में दिखाया है तथा एक प्रकार से उनका ये आत्मकथ्य है, यानी अपने बारे में वो कह रहे हैं। इस कविता में दीपक को एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु वह अकेला है, काफी अकेला है वो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति। मतलब उसके जैसे और कमी ही रहते हैं। ये दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का व्यक्ति बहुत कुछ होते हुए भी समाज में विलय होकर अपना और समाज दोनों का भला कर सकता है। दीप का पंक्ति में या व्यक्ति का समष्टि में विलय ही उसकी ताकत है, सत्ता का सार्वभौमिकरण है और उसके जीवन की सार्थकता है। कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो कविता में दीपक है वो दीपक दिखाता है एक संपन्न व्यक्ति को, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को। और जो यहाँ पर पंक्ति है, पंक्ति समाज को दर्शाती है और कहा जा रहा है कि दीपक को पंक्ति को दे दो, यानी दीपक जो है यानी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति जो है वो समाज में रहेगा और समाज के लिए भला करेगा, समाज का भला करेगा, अपना भी भला करेगा। पूरी तरीके से उसका विलय होना चाहिए समाज के अंदर। इस तरीके की कविता है। अगर हम इसके सप्रसंग व्याख्या की बात करें तो यह वह विश्वास, इसको भी शक्ति को दे दो। तो ये कौन सा है, यह वह विश्वास यहाँ से लेकर, ठीक है, यह वह विश्वास से लेकर इसको भी पंक्ति को दे दो, यहाँ तक का ये क्या है, व्याख्या है। सबसे पहले मैंने आपको पिछली किताब में भी बताया था, पिछले चैप्टर में भी बताया था, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में कविता, ये दीप अकेला, और इसी संदर्भ में कविता के साथ साथ कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये इनका पूरा नाम है। फिर आपको दूसरे नंबर पे लिखना है प्रसंग, कि किस संदर्भ में इसे लिखा गया है, ठीक है, इसे किस संदर्भ में प्रसंग को लिखा गया है। तो इसमें कहा गया इन पंक्तियों में कवि जो है दीप व्यक्ति की सत्ता को बात कर रहा है, जो पंक्ति की तुलना में एकाकी है एक तरीके से, यानी पूरी तरीके से क्या है वो अलग है। और वहां पर जो समाज है, समाज में व्यक्ति घुला मिला नहीं है, उस व्यक्ति को समाज में पूरी तरीके से घुलना मिलना चाहिए। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में कवि कहता है कि सृजनशील व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखता है। यानी जो व्यक्ति सृजनशील होते हैं, जो व्यक्ति रचनाकार होते हैं, जो व्यक्ति के पास पैसा होता है, वो हर स्थिति में अपना धैर्य बनाए रखते हैं, वो विचलित नहीं होते, वो गुस्सा नहीं करते, वह एकाकी एवं छोटा होने पर भी विचलित नहीं होता है। अगर वो अकेला रहे या छोटा हो जाए तो विचलित नहीं होगा, उसका विश्वास स्वयं पर है, अड़िग रूप से कायम है कि वो कई बार चीजें कर सकता है जो उसके हित में है,
समाज में उसे कई बार निंदा, उपेक्षा एवं अपमान का शिकार भी होना पड़ता है, परंतु वो हार नहीं मानता है। वह सतर्क रहता है, सावधान रहता है और सबको अपनाने के लिए अपनी बाहें हमेशा उठाए रखता है। इसकी आंखें जो हैं हमेशा अनुराग की तरलता से पूरित होती है, यानी दया होती है उसके अंदर। यह प्रज्ञावान है, जिज्ञासु है और जीवन के प्रति आस्तिक भाव रखता है। पूरी तरीके से अपने जीवन के प्रति आस्तिक भाव है। इसे समाज की वृहद आध्यात्मिक शक्ति है और भक्ति के साथ जोड़ दे सकते हैं, ताकि ये आस्था, इसकी जो आस्था है समाज के किसी काम आ सके। ये सारी चीजें चल रही होती हैं। व्याख्या के बाद अगर हम इसकी काव्यात्मक विशेषता की बात करें, तो काव्यात्मक विशेषता में इसमें कहा है, कवि ने व्यक्ति के महत्व को समाज से जोड़कर देखा है। यानी व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण होता है समाज के लिए, उसे समाज से जोड़कर देखा गया है। और उस व्यक्ति की जो उसकी जो व्यक्तिगत सत्ता है उसका विलय कर देना चाहिए सामाजिक सत्ता में, ताकि वो समाज के काम आ सके। लाक्षणिक शैली है, दीप का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है यहाँ पर। शब्द काफी सटीक तरीके से और प्रभावपूर्ण तरीके से उन्होंने लिखे। काव्यतात्मक काव्यगत विशेषता में आपको जो कविता के बारे में जो जो चीजें आपको समझ में आ रही है वही यहाँ पर लिखना है कि आखिर क्या दर्शाया गया है काव्यगत विशेषता में। इनकी एक दूसरी कविता है, मैंने देखा एक बूंद, और बूंद के रूप में इन्होंने एक प्रतीक दिखाया है ये भी। और इनकी कविता है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। ये एक पोयम है इनकी पूरी। अगर हम इनकी व्याख्या की बात करें तो सप्रसंग व्याख्या इन्होंने कर रखी है। प्रतिपाद अगर हम बात करें इस कविता के ट्रांसलेशन की, इस कविता के विचार की, तो ये कहता है कि इन्होंने एक कविता लिखी है, मैंने देखा एक बूंद। कविता प्रसिद्ध प्रयोगवादी अज्ञे की विचारोन्मुख और दार्शनिक कविता है, ये हमें पता है। एक लघु कविता, जापानी भाषा की लघु कविता है, एक लघु कविता है और जापानी भाषा की लघु कविता हाइकू उसकी तर्ज पर लिखी गई है, यानी उसी के बिहाफ पर लिखी गई है। इसमें भी कवि प्रतीकों के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहा है। कविता में एक छोटी सी बूंद और सागर, एक छोटी सी बूंद व्यक्ति और सागर यानी समष्टि यानी सत्ता, जैसा बिल्कुल पिछली पोयम में था वैसा ही है बिल्कुल। उस चीज को दिखाता है, सागर की विराट सत्ता को दिखाता है कि समाज कितना बड़ा है। और बूंद क्या है, वो बूंद क्षण भंगुर है, यानी सिर्फ सिंगल सा व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, सामान्य से व्यक्ति। बूंद का क्षण भर के लिए समुद्र से अलग होकर सूरज की लालिमा से रंग जाना, ये एक तरीके से कॉमन सी बात है। और नाशशीलता के बोध से मुक्ति का एहसास है, नाश हो जाएगा उस छोटे से बूंद का अगर वो समुद्र से अलग होगा तो। इस प्रकार यहाँ क्षण के महत्व को भी प्रतिपादित किया गया है। यानी इस पोयम में दिखाया गया है कि उस व्यक्ति का, उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है आपस में। अगर वो समुद्र से अलग होता है यानी समाज से अलग होता है तो सूरज की जो लालिमा है उसे नष्ट कर देगी और उसे नाश कर देगी। उसका वजूद, उसका जो अस्तित्व है वो सागर के साथ ही है, अन्यथा उसका कोई वजूद नहीं है। काव्य सौंदर्य यहाँ दिखाया गया है। काव्य सौंदर्य है, मैंने देखा एक बूंद नाशवरता के दाग से, वही चीज है ना। भाव सौंदर्य, दार्शनिक पुट से इन पंक्तियों में कवि ने समुद्र से अलग हुई एक बूंद के क्षणिक अस्तित्व को चित्रित किया है। कवि कहता है कि बूंद के ढलते सूर्य की रोशनी से रंग जाने में उसे विराट के सामने लघु की नश्वरता से मुक्ति दिखाई देती है। बूंद का क्षण भर के लिए सूर्य के प्रकाश से चमक उठना उसके अस्तित्व की सार्थकता है। अगर हम इसी में बात करें रस की, तो रस इसमें शांत है, अद्भुत है, गुण प्रसाद है। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो भाषा में सरलता, सजीवता और प्रवाहमयता को दर्शाया गया है। प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, लाक्षणिक शैली का प्रयोग है, आंतरिक लय का समावेश है और बूंद का प्रयोगवादी स्वरूप है। ये सारी चीजें कविता में दर्शाई गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।